देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी 19वीं शताब्दी की है, जब मेरे दादाजी इस घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे पड़ाव को पार किया था जो उनकी ज़िंदगी का एक मुश्किल दौर था। तो आइए जानते हैं मेरे दादाजी की एक सच्ची डरावनी कहानी। उन दोनों मेरे दादाजी छोटी माँ के साथ खेत में गए हुए थे। बारिश का मौसम था और खेत में एक छोटा सा झोंपड़ा बना हुआ था जहां दादाजी और उनकी माँ कभी कभार रुक जाते थे। दादाजी के घर परिवार वाले काफ़ी हिम्मत वाले लोग थे और ऊपर से छोटी माँ का रुतबा तो पूरे गांव में चलता था। लोग छोटी माँ को गांव की सबसे हिम्मत वाली महिला कहते थे। जब दादाजी और छोटी माँ खेत में गए हुए थे तो अचानक से ही बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचाव के लिए वो खेत के झोंपड़े में चले गए। उनके खेत के पास एक शमशान घाट भी था, लेकिन पूर्वज लोग इन चीज़ों से इतनी जल्दी घबराते नहीं थे। खैर, बारिश अभी चालू ही थी कि तभी छोटी माँ को छन छन की आवाज़ आई। घुंघरू की आवाज़ सुनकर दादी माँ समझ गई थी कि यह किसी भूत प्रेत का चक्कर है, इसलिए उन्होंने दादाजी को खटिया के नीचे छुपा दिया। छोटी माँ ने झोंपड़े के दरवाजे के सामने नींबू मिर्ची लटका दी और खुद ही खटिया के ऊपर आकर लेट गई ताकि दादाजी को वो चीज़ कोई नुकसान ना दे सके। इसी बीच उस आवाज़ का आना भी अब बंद हो गया था और दादाजी छोटी माँ के साथ वापस से घर लौट आए। लेकिन उस दिन दादाजी समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ। वो दिन तो बीत गया और उसके दूसरे ही दिन दादाजी अकेले खेत की तरफ गए हुए थे, क्योंकि उन्हें फसल को पानी देना था और क्यारी की मिट्टी इधर उधर धंस ना जाए, इसलिए दादाजी दिन भर के साथ साथ रात में भी वहां रुकने की नौबत ना आन सकती थी, क्योंकि आज बिजली काफ़ी कम रहे और अब बची कुची बिजली रात को ही आने वाली थी। तो ना चाहते हुए दादाजी को रात भर खेत में ही रुकना था। दादाजी की उम्र इन दिनों 15 से 17 साल की होगी और घर से आते समय दादाजी ने सोचा नहीं था कि आज पूरा दिन इसी तरह अपने खेत में बिता देंगे। शाम के लगभग 6 बजे एक बार फिर बिजली कट गई, जिस वजह से अब अंधेरा भी होने लगा। ठंड का समय था, बारिश अपने जोरों पर थी। तभी दादाजी ने देखा कि आसमान में फिर से काले बादल डेरा डाल चुके हैं। तो वो घर जाने की तैयारी करने लगे और उन्होंने सोचा कि खेत में पानी तो कल दे दिया जाएगा, अभी उन्हें घर के लिए निकलना चाहिए। यही सब सोचकर दादाजी निकल ही रहे थे कि अचानक ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के शुरू होते ही दादाजी फिर से झोपड़ी में आकर बैठ गए। धीरे धीरे बारिश विकराल रूप ले रही थी। बारिश को बढ़ता देख दादाजी समझ गए कि आज वो घर पर नहीं जा पाएंगे और भूख प्यास के मारे आज उन्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। करीब 1.5 से 2 घंटे तक बहुत जोरदार बारिश होती रही और जब बारिश ने ब्रेक लिया तो दादाजी ने सोचा कि बारिश से पानी तो लग ही गया है, अब मोटर चलाने का क्या फ़ायदा। तो दादाजी घर के लिए निकल पड़े। उनका घर खेत से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था और वो 2 किलोमीटर का रास्ता एकदम सुनसान ही रहता था, क्योंकि उस पूरे रास्ते में चारों तरफ कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ किसी घर की मौजूदगी हो। जब दादाजी घर के लिए निकल रहे थे तो उन्हें कल वाली आवाज़ एक बार फिर से सुनाई दी, जैसा कि कल छोटी माँ ने बताया था कि इस आवाज़ के सुनते ही हमें कहीं पर छुप जाना चाहिए। मगर दादाजी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया और दादाजी बेफिक्र होकर घर की ओर निकल पड़े। जब वो खेत से निकले थे तो सबसे पहले वो शमशान घाट में पहुंचे, जहां अमूमन दादाजी को हल्का हल्का डर लगता था। इसी बीच दादाजी को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। बार बार उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई तो है जो उनके एकदम पीछे पीछे अपने कदम पटक रहा है। पहले तो दादाजी ने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब वो थोड़ा आगे गए तो एक गड्ढे में पानी भरा पड़ा था। चांद की रोशनी में उन्होंने उस पानी के अंदर किसी को अपने पीछे देखा। दादाजी जल्दी से पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि पीछे का नज़ारा खामोश था। सपाट रास्ता और खामोशी का वो मंजर अभी भी उसी तरह था जैसे अमूमन रहता है। तभी दादाजी नॉर्मल हुए और उन्होंने फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसी बीच एक बार फिर हल्की हल्की बारिश होने लगी और बारिश ने आज बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा था। पर दादाजी बारिश में भीगना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक पीपल के पेड़ को देखा और वो पीपल का पेड़ जिसके नीचे सूखी मिट्टी पड़ी हुई थी, उसके पत्ते इतने गहरे थे कि पानी इतनी आसानी से नीचे नहीं पहुंच सके। दादाजी उस पेड़ के नीचे खड़े होकर कुछ देर के लिए बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। अब दादाजी शमशान घाट से थोड़ा आगे निकल तो गए थे, लेकिन रास्ता अभी भी शमशान घाट की तरह एकदम सुनसान ही था।
बारिश की बूंदों के अलावा कोई हलचल ही नहीं थी। और तभी दादाजी को एक भेड़ नजर आई। उस भेड़ को देखते ही दादाजी का मन फिसल गया। उन्होंने सोचा कि वो उसे अपने घर लेकर जाएंगे और उनके पास और भी ज्यादा धन हो जाएगा। दादाजी को लगा कि शायद ये किसी की खोई हुई भेड़ है जो अब उनके हाथ लग गई है। फिर अचानक उस पीपल के पेड़ के नीचे जोरदार बारिश होने लगी और दादाजी पूरे भीग गए। पेड़ के नीचे इस तरह पानी गिरता देख दादाजी कुछ भी समझ ही नहीं पाए। हालांकि पेड़ के पत्ते अभी भी सूखे हुए थे जो उन्हें बहुत ही ज्यादा हैरान कर रहे थे। दादाजी को पता चल गया था कि यहाँ एक पल के लिए भी रुकना भी ठीक नहीं होगा। उन्होंने उस भेड़ के बच्चे को उठाया और उसे लेकर वहां से निकलने लगे। फिर कुछ देर तक तो वो बहुत ही आराम से चलते रहे, मगर उनके बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी गोद में जो भेड़ का बच्चा है अचानक उसका वजन बढ़ गया है। पहले तो दादाजी ने ध्यान ही नहीं दिया और वो रास्ते को जल्दी जल्दी काटने लगे, मगर उसके बाद उस भेड़ के पैर जमीन से टकराने लगे और दादाजी लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़े। वो भेड़ का बच्चा 2 कदम आगे जाकर खड़ा हो गया और फिर एक महिला में बदल गया। ये देखकर तो दादाजी के हाथ पर कांपने लगे और उन्हें पल भर में ही एहसास हो गया कि ये तो वही चुड़ैल है जिसके पैरों की आवाज कुछ देर पहले उनके कानों तक पहुंची थी। फिर वो महिला जोर जोर से हंसने लगी। उसका हुलिया देखकर दादाजी बहुत डर गए थे और तभी दादाजी ने हिम्मत की और वो किसी तरह हकलाते उठे और भगवान का नाम याद करते हुए सरपट वो भागने लगे। दादाजी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अभी भी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। दादाजी के भागने की गति उस औरत से कहीं ज्यादा कम थी, लेकिन दादाजी ने हिम्मत नहीं तोड़ी और वो उस रास्ते पर लगातार भागते रहे। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद अंधेरा होने के कारण दादाजी अचानक एक गड्ढे में गिर गए। जैसे ही दादाजी का पैर फिसला तो वो सीधा उस गड्ढे के अंदर समा गए। तभी उन्हें अपनी बॉडी पर बहुत जोर का दर्द महसूस हुआ, लेकिन इस समय उन्हें सबसे ज्यादा डर उस चुड़ैल का था। फिर दादाजी ने देखा कि सामने की ओर कुछ कुत्ते उनकी तरफ भौंक रहे थे। जब तक दादाजी पानी में गिरे तब तक वो उन कुत्तों से बचे हुए थे, वरना अब तक तो वो दादाजी पर हमला कर चुके होते। फिर कुछ देर के बाद जब दादाजी को लगा कि पूरी रात उन्हें इस गड्ढे में ही बितानी होगी तो उन्होंने यहाँ से निकलने की उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन फिर जो हुआ उसने दादाजी को झंझोर के रख दिया। बहुत देर के बाद दादाजी को किसी की आवाज आई, अरे बेटा रामू कहाँ हो तुम? यह सुनकर दादाजी के कान खड़े हो गए, क्योंकि यह आवाज तो छोटी माँ की थी और दादाजी के पास इतना ज्यादा अनुभव नहीं था कि वो कुछ सोच और समझ पाते। वो बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे से बाहर निकल गए। पर दादाजी जैसे उस गड्ढे से बाहर निकले तो उनके कान में वही आवाज आई, बेटा रामू कहाँ हो? आवाज इतनी ज्यादा हल्की थी कि दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए और जब वो पीछे मुड़े तो दादाजी ने देखा कि पीछे खेजड़ी वाले पेड़ पर वही स्त्री बैठी थी जिसके कपड़े फटे हुए थे, जो बहुत देर से दादाजी का काम तमाम करने के लिए उनके पीछे लगी हुई थी। दूसरी तरफ वो कुत्ते अभी भी दादाजी की तरफ भौंक रहे थे। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। दादाजी की हालत कुछ इस तरह बनी हुई थी कि दादाजी की हालत पतली हो गई थी। फिर दूसरे पल किसी ने दादाजी के कंधे पर अपना हाथ रखा। हाथ बड़ा ही ठंडा था और दादाजी ने धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाया तो उन्होंने पाया कि खून से सना हुआ चेहरा लिए ये वही डायन थे जो उनकी मौत बनकर मंडरा रहे थे। दादाजी इस डर को सहन नहीं कर पाए और वो औंधे मुंह बेहोश हो गए वहीं जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद जब दोबारा दादाजी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो अपने घर पर थे और उनकी छोटी माँ और कुछ परिवारजन उनके अगल बगल में खड़े हुए थे। तब जाकर दादाजी की सांस में सांस आई और तब जाकर उन्होंने अपने घर वालों को अपने साथ बीती सारी बात बताई, जिसे सुनकर छोटी माँ ने बताया कि 1 दशक पहले की बात है जब हमारे खेत के पास महिपाल नाम के एक आदमी का खेत था, लेकिन आपसी भेदभाव के चलते एक दिन महिपाल ने अपनी बीवी को शराब के नशे में बहुत ज़्यादा पीटा और ज़्यादा चोट के चलते उसने दम तोड़ दिया। कहते हैं उस दिन के बाद से महिपाल की पत्नी आज भी किसी आत्मा के रूप में हमारे खेतों के आसपास भटकती है और वो चुड़ैल बन गई है जो शमशान घाट में रहती है। बदला लेकर उसने महिपाल को तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अभी भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और उसकी रूह आज भी खेतों के आसपास भटकती रहती है। दोस्तों, आज भी जब दादाजी हमें इस घटना को बताते हैं तो हमारे शरीर में एक अजीब सा डर बैठ जाता है और हमारे चेहरे पर एक अलग ही डर की छाया नजर आती है। जिस हिसाब से दादाजी अपने शब्दों का वर्णन करते हैं तो ये घटना कहीं ना कहीं सच्ची होने का दावा ही करती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा
ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।